गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल जीपीएससी, जेपीएससी फॉर वेटनरी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी या कोई भी प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू या कोऑपरेटिव सेक्टर में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमने इससे पहले जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड, मेकअप, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और एटीट्यूड, हमारी स्पीकिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ऐसे टॉपिक में हमने पार्ट 1 में कवर किया था। उसके बाद हमने जो दूसरा वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने जनरल प्रिपरेशन कोई भी सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट का जो टेक्निकल पार्ट है उसका टेक्निकल प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों पार्ट की ऐड कर दी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज के हम जो हमारा ये वीडियो है, हमारा जो लेक्चर है, उस पर हम आपको इंटरव्यू रूम में कैसे एंटर होना है और आपका सिटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको स्पेसिफिक आंसर कैसे देने हैं, आपको अपने आप में कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है, आपको इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू रूम से कैसे बाहर निकलना है, और उसके बाद जो अभी जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर, और फिर हम आगे वाले जो वीडियो हमने जो पहले बनाए हैं उसमें जो कमेंट आई है, उसमें जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ही एंटर हो जाना नहीं है। अगर डोर क्लोज है तो सिंपली आपको पुश करना है और वहाँ पे आपको लाउडली बोलना है कि मे आई कम इन सर। जब आपको बोलेंगे या यू कैन कम, जब आपको वहाँ पे एंटर होना है। और एंटर होने के बाद जब आप जहाँ पे आपकी चेयर है, जहाँ आपको बैठना है, वहाँ तक आपको पहुँचना है और चेयर के साइड में आपको खड़े रह जाना है, वहाँ आपको बैठना नहीं है बिल्कुल। जब तक आपको बोला ना जाए कि आप बैठो तब तक आपको वहाँ बैठना नहीं है। जब आप वहाँ पे एंटर होते हैं तो चेयर के पास जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना है। डिपेंडिंग अपॉन जो टाइम है उसके हिसाब से आपको बोलना है। अगर इंटरव्यू में सभी सर ही है इंटरव्यू पैनल में तो आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग सर्स, एसोट्रॉफी एस लगाना है, ठीक है। अगर कोई मैडम है वहाँ पे साथ में सर के साथ तो आपको मैडम को अलग से गुड मॉर्निंग मैडम ऐसा ग्रीट करना है। अगर वहाँ पे 2 मैडम है, 2 सर है तो गुड मॉर्निंग सर्स और गुड मॉर्निंग मैडम्स ऐसा आपको वहाँ पे बोलना है। वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू पैनल में कितने लोग हैं और कितने उसमें मेल है कितने फीमेल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि आपको इंटरव्यू जब आप एंटर हो जाते हो तो वहाँ पे चेयर के पास आपको खड़े रह जाना है, बैठना नहीं है। तो बैठना कब है? जब तक आपको बैठने को ना बोला जाए तब तक आपको वहाँ बैठना नहीं। जब आपको बोला जाए कि यू कैन टेक योर सीट, तब आपको वहाँ बहुत पोलाइटली बैठना है, अकड़ के बिल्कुल बैठना नहीं है, ठीक है। जब आपको बैठने का बोला जाए, आप जब बैठ जाते हो तो वहाँ पे आपको थैंक यू लाउडली बोलना जरूरी है। और आपको वहाँ पे कैसे बैठना है? एकदम स्ट्रेट बैठना है और उसके साथ साथ आपको जो पोस्चर है अपना वो बहुत ही गुड पोजीशन में आपका पोस्चर को मेंटेन करना है। अगर पोस्चर आपके इंटरव्यू में आपको पोस्चर कैसा रखना है उसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप जानना चाहते हो तो पोस्चर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें मैंने पोस्चर को कवर किया था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाली है, वहाँ से आप देख सकते हो। देखो, सिटिंग स्ट्रेट अप बैठना और गुड पोस्चर के साथ बैठने में क्या फ़ायदा होता है पता है? कि वो आपसे एक मैसेज कन्वे होता है अपने आप से कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप में बहुत रिस्पेक्ट है, आपके अंदर पोलाइटनेस है। वो इंटरव्यू पैनल को पता चल जाता है आपका कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप बैठ जाते हो तो जो भी इंटरव्यूअर है उसके सामने आपको कैसे बैठना है। देखो, आपको एकदम कॉन्फिडेंट और रिलैक्स नज़र से आपको इंटरव्यूअर के जो पैनल है उसको देखना है।
इंटरव्यूअर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उससे पहले आपको इंटरव्यूअर के बारे में कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, क्या करेंगे मेरे साथ, उसके बारे में कोई नेगेटिव इम्प्लीमेशन और नेगेटिव थिंकिंग करके वहाँ जाना नहीं, वो सोचना ही नहीं है आपको बिल्कुल ही। एक्चुअली क्या होता है पता है कि इंटरव्यूअर आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, वो आपको आराम से पूछते हैं, वो आपको आराम देने का ही प्रयत्न करते हैं हमेशा। आपको मिनिमम पेन देते हैं, आपको वहाँ पेन देते ही नहीं हो, ठीक है, और आपको अपनी योग्यता साबित करने का वो पूरा मौका देते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको आपको अच्छे से आंसर देना है और आपकी योग्यता वहाँ पे आपको साबित करना है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हो तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक आंसर देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको कभी भी इंटरव्यू पैनल को गोल गोल घुमाना नहीं है, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की गप्पेबाजी नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू ब्लफ एनीथिंग। वाई? क्योंकि इंटरव्यू पैनल में जो होते हैं वो सीनियर पर्सन होते हैं, उसके सब मालूम हो जाता है, इसलिए वहाँ स्पेसिफिक आंसर देना है, उसको पता चल जाता है ये आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो पोलाइटली यू कैन से सॉरी सर, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। अगर आप ये आंसर देते हो ना तो वहाँ पे आपकी जो इम्पैक्ट होती है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो दूसरे लोगों से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आंसर जब दे रहे हो तब आपको कैसे अपने आप में कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको अपना टेम्परामेंट घुमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है अच्छे से। सिचुएशन को हैंडल करने वाले का ही नाम ऑफिसर होता है, जो सिचुएशन को हैंडल कर ले वही ऑफिसर है, ठीक है। इफ़ यू डोंट और काफ़ी टाइम क्या होता है कि अगर आपको जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर, जब वो आधा क्वेश्चन पूछा तभी आपको आंसर पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पे आंसर देना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल। इफ़ यू नो द आंसर डोंट बी हरी, टेक योर टाइम टू आंसर। आप अपने आंसर देने में पूरा टाइम लीजिए। वहाँ पे अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ही ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, पैनल के साथ कभी भी किसी भी प्रकार के आर्गूमेंट नहीं करनी है। इंटरव्यूअर को कभी भी कोई भी चीज़ आपको सिखाने की कोशिश नहीं करनी है। वहाँ पे आपको अपना एग्रीगेशन और रेसेशन बिल्कुल ही नहीं दिखाना है। आप एकदम पोलाइट और फर्म रह के इंटरव्यू आपको फेस करना है, वहाँ पे आंसर देना है, क्वेश्चन पूछे उसको अच्छे से सुनना है और आंसर देना है। यही इम्पोर्टेंट थिंग एंड मैटर है जब भी आप इंटरव्यू देते हैं। ये सब चीज़ के मार्क्स हैं, वहाँ पे सब चीज़ के मार्क काउंट होते हैं, एंट्री से लेके एग्जिट तक। आपका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, आपका आंसर देने का तरीका, आपका पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, ये सब मिलके आपका स्कोरिंग होता है, ना कि सिर्फ आंसर देने से आपका स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आपको एग्जिट कैसे होना है। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो आपको एकदम, जब आपको बोले कि नाउ यू कैन गो, तो आपको वहाँ केयरफुली खड़े होना है। केयरफुली खड़े होने के बाद आपको सबको एक बार फिर से थैंक यू एवरीवन कहना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार के हाथ की मूवमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर आपको एकदम आराम से चल के वहाँ पे बाहर आना है, जो आपका डोर है उसको पोलाइटली ओपन करना है और फिर आपको वहाँ पे बाहर आना है। ये हो गई एग्जिट, हाउ टू एग्जिट इन इंटरव्यू। नाउ वी विल सी द करंट। अभी जो इंटरव्यू चल रहा है वेटनरी ऑफिसर का, उस पर किन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस बार का इंटरव्यू है थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स का इसने इनकॉर्पोरेशन किया है कि वहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं 2 या 3, उसके बाद करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री भी पूछते हैं, फिर उसके बाद थर्ड है टेक्निकल, मीन्स हमारे जो भी यूजी सब्जेक्ट है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स के जो अभी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी सारे, तो उसमें काफ़ी चीज़ कवर की है उसने। लाइक उसने पूछा है लोकसभा इलेक्शन के बारे में, कौन सा नंबर का ये लोकसभा इलेक्शन है, कितने चरण में हो रहा है, फिर वार,
ईरान इजराइल वार, जो भी वार चल रही है, यूक्रेन रसिया वार, ये वार का इम्पोर्टेंस क्या है, किस मुद्दे पे ये वार कर रहे हैं उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। फिर ग्रीन एनर्जी के बारे में भी पूछ रहे हैं। फिर अभी जो आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो येलो अलर्ट किया था हीट वेव के संबंध में, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी, जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेज, जब आप इंटरव्यू देने जाओ उस दिन या आगे पीछे कोई इंपॉर्टेंट डे आया है तो उस पर आपको देख के जाना है। लाइक अभी 25 तारीख है, तो अभी 27 अप्रैल सैटरडे को हमारा वर्ल्ड वेटनरी डे है, तो उसके लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में आपको वहाँ पे देख के जाना है कि वर्ल्ड वेटनरी डे क्यों मनाते हैं, इस बार इसकी थीम क्या है। थीम इसकी है कि वेटनरियंस आर द एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज है हमारे इसके रिलेवेंट, लाइक वर्ल्ड टीबी डेज, वर्ल्ड जूनोटिक डेज, all days related to the medical and the animal science or veterinary science. You have to see that in particular days whenever you having the interview on the same day or previous or the post whatever day will be there, you have to think about that. एंड गेम्स के बारे में भी कुछ रहे, अभी आईपीएल चल रहा है तो गेम्स के जो नॉर्म्स है, गेम्स वगैरह है, क्रिकेट, फिर अभी ओलंपिक होगी इंडिया के अंदर, तो ओलंपिक के बारे में भी क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं। फिर सेकंड है कि करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स उसमें मीन्स के अभी जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिसका आउटब्रेक नागालैंड के कोहिमा में चल रहा है, तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि उसका इटियोलॉजी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैक्सीन क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है। पैथो मीन्स उसके पैथोगनोमिक साइंस लाइक द टर्की किडनी अपीरियंस, इंटेस्टाइन के अंदर बल्टन अल्सर मिल जाते हैं। लाइक वाइज यू हैव टू द थिंक। फिर अभी वन वर्ल्ड वन हेल्थ का प्रोग्राम जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मीन्स इंडिया के अंदर भी, तो उसके बारे में आपको वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में आपको देखना है। फिर जो मिलेट ईयर हमने पिछले साल मनाया, तो मिलेट की इंपॉर्टेंस जो है, मिलेट मीन्स बाजरा, ज्वार, रागी, लाइक दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। फिर अभी जो हीट वेव का येलो और ऑरेंज दिया था, येलो और ऑरेंज और अलर्ट दिया था पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, तो उसके बारे में हीट वेव की इफेक्ट एनिमल में क्या होती है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, हीट वेव से एनिमल को कैसे रोक सकते हैं। अगर हीट वेव एनिमल में हुआ तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसका कैसे केयर और मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में भी पूछ जाते हैं। फिर चागास डे अभी अप्रैल में था, 14 अप्रैल को चागास डे मनाया गया, तो उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। फिर पुंगानुर काऊ जो इंडियन शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल ब्रीड है, तो उसके बारे में भी उसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से ब्रीड का क्या है, तो उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं वहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट हो गया टेक्निकल। जो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल और अप्लाइड अप्रोच से पूछ रहे हैं। वो कैसे पूछ रहे हैं, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप यूजी हो तो यूजी रिलेवेंट वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर पीजी हो तो पीजी रिलेवेंसी और पीजी स्टैंडर्ड के वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और टोटल जो क्वेश्चन है वो यूजी, पीजी, और अगर आप पीजी किया है तो आपको पीजी रिसर्च पे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। आपका जो अभी वर्किंग डिस्ट्रिक्ट है और करंट जॉब जहाँ है, करंट जॉब रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर करंट वर्किंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में भी जॉब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट की कोई पिक्युलरिटी हो तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कि आपके कोई होम डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्रीडर हो, कोई एनिमल का ब्रीडर जो लाइक भावनगर है, तो वहाँ पे कोई जो गिरगांव का कोई ब्रीडर है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम इस बार जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिया है वो पर्सन है, उसका अभी जो एमबीडी में काम कर रहा है, एमबीडी में एज ए वीओ, और उसका बैकग्राउंड एलपीटी से है, मीन्स एमबीएससी उसने एलपीटी में किया है। तो उसको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, जो पहले 3 क्वेश्चन है वो जीपीएससी के जो मेंबर है उसने पूछा था। उसके बाद वाले जो 3 एक्सपर्ट बैठे हैं उसने पूछा था। मीन्स उसको पूछा था कि वल्चर क्या है और वल्चर कम होने के रीज़न क्या है, वल्चर का जो पॉपुलेशन हुआ वो क्यों डिक्लाइन हुआ। दूसरा पूछा कि जो वल्चर का स्टेटस है IUCN लिस्ट में उसके बारे में आप बताइए।
फिर उसको पूछा कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के बीच में क्या अंतर है। फिर उसको पूछा गया कि इमर्जिंग डिजीज़ क्या है। फिर इमर्जिंग डिजीज़ को जब उसने बताया तो उसको पूछा कि LSD क्या है, उसका कॉज क्या है, उसमें डेथ कैसे होती है, उसका वैक्सीन क्या है। फिर वहाँ से उसको पूछा कि सीप एंड गोट से फार्मिंग से फार्मर कैसे बेनिफिट ले सकता है, वहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ से उसको प्रॉफिट मिलता है। फिर उसको वुल सॉर्टर डिजीज़ के बारे में पूछा गया। वुल सॉर्टर डिजीज़ इज नथिंग बट इट इज़ एंथ्रेक्स, इट इज़ सिनोनियम ऑफ द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज caused by the Bacillus anthracis organism, in which anthrax disease peculiar is the absence of the rigor mortis and splenomegaly, and third thing is the dark unclotted blood oozing out from the natural orifice. वुल सॉर्टर डिजीज एक्चुअली एंथ्रेक्स का पार्ट है, लेकिन एंथ्रेक्स का जो जूनोटिक एस्पेक्ट है ह्यूमन के अंदर, दैट इज़ द वुल सॉर्टर डिजीज। मीन्स इन्फेक्टेड जो वूल होता है सीप का, उसका जो फैक्ट्री है उसमें कोई बंदा अगर काम कर रहा है, अगर वो एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पे उसको जो एंथ्रेक्स का स्पोर हो जो वूल के अंदर प्रेजेंट है, वो पल्मोनरी सिस्टम के अंदर पहुँचता है और सिस्टमिक इन्फेक्शन करता है, दैट इज़ द वुल सॉर्टर डिजीज। उसके बाद जूनोटिक डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। जूनोटिक डिजीज मीन्स डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल और ह्यूमन और एनिमल और ह्यूमन टू एनिमल, वाइस वर्सा। उसके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज द रेबीज। आपको सब पता है कि रेबीज जो सबको पता है। उसके बाद कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे कॉन्टेजियस डिजीज जो होते हैं उसका एग्जाम्पल, डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द कॉन्टैक्ट, दैट इज द कॉन्टेजियस डिजीज। यहाँ पे क्या है कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है दैट आर द हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, बट और कॉन्टेजियस डिजीज आर नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। मीन्स कोई भी मतलब एक लाइक कोई बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, दैट आर द इन्फेक्शियस इन ओरिजिन। जो इन्फेक्शियस इन ओरिजिन है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, दैट आर द कॉन्टेजियस डिजीज। उसके बाद उसको पूछा गया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मोमिफिकेशन एंड मैसरेशन। फिर उसको होर्न कैंसर के बारे में पूछा, फिर एक्यूट ब्लोट, फिर उसका MVC LPT से था तो उसको मिल्क की डेफिनेशन पूछी गई। फिर डिफरेंस मिल्क प्रोक्यूरमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन के बारे में उसको पूछा गया। फिर उसको जो एज एम MBD VO काम कर रहा है तो उसको कीटोसिस, मिल्क फीवर, फिर प्रेगनेंसी 3rd and 8th मंथ पे आपको पर रेक्टल कैसे देखोगे उसके बारे में उसको पूछा गया। फिर रक्षा टी वैक्सीन के बारे में भी उसको पूछा गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैक्सीनेशन जो है डिफरेंट जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, उसके बारे में आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगेन वो फील्ड में काम कर रहा है तो टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ उसको पूछा गया। फिर मैंने बोला ना वैक्सीनेशन, तो प्री मॉनसून वैक्सीनेशन जो HS हम लगाते हैं एनिमल के अंदर, उसके बारे में उसको पूछा गया। फिर उसको थोड़ा सर्जरी के में भी ले गए, लाइक कोलेक्टोमी एंड कास्ट्रेशन। फिर उसको एंट्राइटिस के बारे में, टाइप्स ऑफ एंट्राइटिस भी पूछा। फिर एपिडाइडाइमिस नॉर्मल एनाटॉमी उसको पूछी गई। फिर PPR गोट प्लेग है उसके बारे में उसको डिटेल पूछा गया। फिर उसको पूछा गया आपके एरिया की कोई भी स्पेसिफिक ब्रीड हो तो उसके बारे में आपको बताइए। फिर उसको मार्सुपिलाइजेशन के बारे में भी पूछा गया। फिर रेक्टोवोजाइनल फिस्चुला और टिट फिस्चुला उसके बारे में पूछा गया। मीन्स यहाँ पे जो उसका इंटरव्यू में पूछा गया वो जो मेजोरिटी उसका जो करंट अफेयर है, फिर करंट अफेयर रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, फिर टेक्निकल पूछा उसको, फिर उसका जो वर्किंग एरिया था उसके बारे में पूछा, फिर उसका जो वर्किंग डिस्ट्रिक्ट था उसके बारे में भी उसको पूछा। मीन्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट दे आर कवरिंग। मीन्स वी हैव टू द रेडी टू आंसर ऑल द एस्पेक्ट। फिर जो सेकंड था वो करंटली MVSC न्यूट्रिशन कर रहा है, उसको जो पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर उसको पूछा कि सब्सिडी और ग्रांट के अंदर में, सब्सिडी वर्सेस ग्रांट मीन्स इस दोनों में क्या अंतर है। फिर उसको प्लेगियरिज्म के बारे में पूछा कि वो करंटली MBSC कर रहा है तो उसको प्लेगियरिज्म क्या होता है उसके बारे में भी उसको पूछा। फिर करंट अफेयर से उसको जो मिनिस्टर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके मिनिस्टर के बारे में उसको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसको पूछा कि प्रोलेप्स, फिर उसको पूछा गया ब्रुसेलोसिस के बारे में। फिर वो MVSC न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से है, न्यूट्रिशन में कर रहा है तो उसको रूमेन प्रोटेक्टेड प्रोटीन के बारे में भी पूछा गया।
फिर उसको पूछा कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हर स्पीसीज में एक एक एग्जांपल दो। लाइक आपको पूछे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के अंदर डॉग से क्या होगा, तो दैट इज द रिकेट्स। आप अगर एनिमल के अंदर स्पेसिफिक अगर कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी से होगा तो वी कैन से द मिल्क प्योर इन लार्ज एनिमल। कैल्शियम डेफिशिएंसी से अगर किसी में होता है बीच के अंदर तो वहाँ इक्लेम्सिया भी होता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी के पोल्ट्री के अंदर तो वहाँ रिकेट्स होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के अंदर एडल्ट के अंदर क्या होता है, तो ऑस्टियोमेलेसिया होता है। फिर उसको पूछा गया लाइफ सेविंग ड्रग। फिर उसको पूछा गया एग फॉर्मेशन जो प्रोसेस है पोल्ट्री के अंदर, उसके सब पूरी प्रोसेस उसको पूछी गई। फिर उसको लाइवस्टॉक सेंसस के बारे में पूछा गया, उसका क्या स्टेटस है, क्या स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से एनिमल दिखते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के सेंसेक्स के बारे में भी उसको पूछा गया। फिर उसको अपने डिस्ट्रिक्ट की ब्रीड के बारे में भी उसको क्वेश्चन पूछे गए। फिर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आगे वाले लेक्चर हुए थे उसमें जो भी लोगों ने कमेंट की थी उसमें से जो इम्पोर्टेंट कमेंट है जो डिस्कशन हमें उस पर करना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो एक जो कमेंट थी कि मीन्स क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो वहाँ पे गुजराती में आंसर दे सकते हैं या नहीं। तो देखो भाई यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आपको क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए तो आपको इंग्लिश में आंसर देना है, क्योंकि वहाँ उसके फुल मार्क मिलते हैं। जब आपको क्वेश्चन गुजराती में पूछा जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन गिव आंसर इन गुजराती और आइदर यू कैन आंसर इन इंग्लिश। गुजराती में पूछे तो दो ऑप्शन रहते हैं, और डिपेंड रहता है कि आपके पास वो आंसर किस लैंग्वेज में है। अगर गुजराती में पूछा आंसर गुजराती में है तो आप गुजराती में दीजिए, अगर उसका आंसर आपके पास इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में दीजिए, वहाँ पे अभी आपको फुल मार्क मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे आंसर इंग्लिश में पूछा गया लेकिन आपके पास आंसर इंग्लिश में नहीं है, तो वहाँ पे आंसर देने से अच्छा है कि जो आंसर आपके पास हो, जैसी भी लैंग्वेज में हो, जो भी लैंग्वेज में हो, उस लैंग्वेज में आप वो आंसर दे सकते हो। मीन्स आंसर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा लेकिन उसका आंसर आपके पास इंग्लिश में नहीं है, तो वहाँ पे आप गुजराती में भी दे सकते हो, वहाँ पे आप हिंदी में भी दे सकते हो। क्योंकि अगर नहीं आंसर दोगे तो बिल्कुल मार्क 0 मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि आंसर दे के वहाँ पे जो मार्क मिल रहे हैं उसको हम ले लें। और उसके बाद जो सेकंड कमेंट थी हमारी, वहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आंसर व्हेन इंटरव्यूअर आस्क दैट व्हाई यू वांट टू स्विच योर जॉब टू वीवो डिस्पाइट हैविंग द गुड जॉब। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या डेयरी में काम कर रहे हैं, 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी ओब्वियसली ज़्यादा होगी, जो अभी करंट सैलरी उसको जहाँ जो वीओ में मिलेंगी उससे ज़्यादा है। तो इसका आंसर है कि डिपेंड वेयर यू आर करंटली वर्किंग। इसका आंसर है आप कहाँ पे काम कर रहे हो उसके बेसिक पे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसका आंसर यहाँ पे मैं बताऊँगा, अगर आप डेयरी में काम कर रहे हो तो उसका आंसर यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई यू स्विच योर डेयरी कोऑपरेटिव जॉब टू द गवर्नमेंट वीओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट वीओ प्राइवेट सेक्टर हो, एज एमवीडी वीओ हो या गवर्नमेंट वीओ हो या प्राइवेट कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है कि एज ए वीओ या एग्जीक्यूटिव और एज ए रिसर्च साइंटिस्ट आपको वहाँ पे मोनोटोनस काम करना है। एज ए मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर में एज ए वीओ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मोनोटोनस है, सुबह से उठ के शाम तक आपको डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, दैट इज ओके। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, सिर्फ इतना ही काम है। अगर कोई एफआईपी में है, फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, तो उसको सिर्फ कैम्प करना है। अगर कोई वहाँ पे पीटी या पीएस प्रोजेक्ट देख रहा है तो उसको सिर्फ प्रोजेक्ट में ही काम करना है। लेकिन एज ए वीओ इन द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एरिया ऑफ वर्क है, यहाँ पे मल्टी कल्चरल वर्किंग एनवायरनमेंट है। कैसे कि यहाँ पे आपको टेक्निकल काम करना है, दूसरा जो भी योजना है उसका गवर्नमेंट योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तीसरा एक्सटेंशन काम करना है, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है। टेक्निकल मीन्स जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वहाँ पे जो आप कर रहे हो वो तो यहाँ पे आपको करनी है, सिंपल एक हो गया।
फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी वहाँ पे आउटब्रेक हो रहे हैं उसको हैंडल करना है। फिर आपको वहाँ पे वैक्सीनेशन करना है, पर्टिकुलर एनिमल का वैक्सीनेशन करवाना है। जहाँ पे भी आप पोस्ट कर रहे होंगे वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन भी करवाना है। फिर आपको वहाँ पे कैंप भी करना है। ठीक है, समझ रहे हो बात? जो आप मोनोटोनस वर्क वहाँ कर रहे थे, यहाँ पे आपको मल्टीपल एरिया ऑफ वर्क करने का मौका मिल रहा है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, फिर कैंप, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, NAIP, नेशनल आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, NAIP, NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, फिर जो भी गवर्नमेंट योजना हो, चाफ कटर योजना हो, व्याज सहाय योजना हो, जो भी योजना हो गवर्नमेंट की, वो सभी गवर्नमेंट योजना को आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। फिर हो गई एक्सटेंशन वर्क। एक्सटेंशन मीन्स कि जो फार्मर तक आपको जो गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो फार्मर तक आपको पहुंचाना है। दूसरा हो गया एक्सटेंशन मीन्स तालुका शिविर, तालुका पशुपालन शिविर, जिला पशुपालन शिविर, एक्सटेंशन नाइट, उसके थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन को आप फार्मर तक पहुंचा सकते हो। आप फील्ड में हो मीन्स एज ए वीओ कोऑपरेटिव से, वहाँ पे AI नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही काम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ ब्रीडिंग कंजर्वेशन के साथ अपनी जो एरिया है उस ब्रीड का आप कंजर्व अच्छे से करके उसका मिल्क प्रोडक्शन आप 5 साल के अंदर डबल कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़ हो गई एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपकी उपली कचहरी, निचली कचहरी, एज ए VO आप तालुका संकलन बैठक जो होती है तालुका लेवल पे, वहाँ पे आप उसका मेंबर रहोगे, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे जो है आप अपनी जो टैलेंट है उस टैलेंट को वहाँ पे जो एज ए VO कोऑपरेटिव आप मोनो टैलेंट वहाँ शोकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो टैलेंट है उसको मल्टी टैलेंट है, जो आपके पास टैलेंट है उसको मल्टीपल एरिया में आप उसको शोकास कर सकते हो। तो यही आंसर आप वहाँ दे सकते हो कि जो मोनोटोनस वर्क है उससे यहाँ पे मल्टी टैलेंट मीन्स मल्टीपल एस्पेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है, और मल्टीपल एरिया में मैं अपने पास जो टैलेंट है उसको शोकास कर सकता हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अभी जो इंटरव्यू चल रहा है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उसको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप डेफिनेटली मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके शेयर कर सकते हो। मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की ID है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और लास्ट में मैं एक अपनी बात एक बहुत ही सुंदर लाइन से ख़त्म करता हूँ कि सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लड़ेगा अंजाम तक। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।